हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं एनटी के लिए करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमारे जुलाई से लेकर नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं जनवरी और फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स, जिसके मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुकी हूँ। पहला आपका प्लेसेस इन न्यूज़ था, देन वॉज इन्वायरमेंट का फर्स्ट पार्ट था। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है इन्वायरमेंट का सेकेंड पार्ट। जो बचे हुए आपके इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स हैं वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टोर सेक्शन में जाकर अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है एनटी का कोर्स, ठीक है, उस कोर्स में जाकर आपको कंटेंट सेक्शन में करंट अफेयर्स का एक सेक्शन मिलेगा, उसको जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। देन इज वहां पर एक और कोर्स है जो कि हमने आपके लिए निकाला है, वो है HPNT का पावर पैक। इस पावर पैक के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट जो कि हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, HPGK के ऊपर टेस्ट मिलेंगे, ऐसे ही करंट अफेयर्स जितने भी लास्ट 1 साल के करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर भी आपको टेस्ट मिलेंगे। आप इसको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने बाकी के जो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर हैं उनसे। तो बेसिकली जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसको बचाने के लिए अलग अलग पैकेजेस निकालते रहते हैं। तो अगर मैं ग्रेट बैरियर रीफ की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है उस रीजन में ग्रेट बैरियर रीफ को पाया जाता है। तो आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के जो ऑफ कोस्ट वाला रीजन है वहां पर ग्रेट बैरियर रीफ को पाया जाता है। देन इज ये इतना बड़ा कोरल रीफ है कि ये स्पेस से भी बहुत ज्यादा विजिबल होता है। अगर मैं कोरल रीफ की बात करूं तो कोरल रीफ के अंदर एनिमेलिया किंगडम के अंदर एक ऐसा फाइलम होता है जिसको हम निडारिया कहते हैं। उस निडारिया ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे पॉलिप्स हैं। ठीक है, जो पॉलिप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिजाइड करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पर रहने लग जाते हैं। ये सारे जो है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, दैट मीन्स ग्राउंड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं और अपने आसपास कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर को सिक्रीट कर देते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक एल्गे के लिए रहने की जगह बनाती है। उस एल्गे का नाम है ज़ूओज़ेंथले। तो जो ज़ूओज़ेंथले एल्गे है वो इस पॉलिप के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। दैट मीन्स ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और जो एल्गे होता है वो खाना प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे जो पॉलिप होता है वो एल्गे को रहने की जगह प्रोवाइड करता है। और जो ज़ूओज़ेंथले होता है उसके क्योंकि अलग अलग कलर्स होते हैं तो इस वजह से जो कोरल रीफ्स होती हैं उनको अलग अलग कलर जो है वो उस ज़ूओज़ेंथले की वजह से ही मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2 फरवरी को हम मनाते हैं वेटलैंड डे। तो इस साल भी हमने वेटलैंड डे मनाया था और वेटलैंड डे वाले दिन हम कोई ना कोई रामसर साइट्स जो हैं उस लिस्ट में ऐड करते हैं। अब आपको बता दूं कि हम इसको रामसर साइट्स क्यों कहते हैं या फिर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि 1997 में एक कन्वेंशन साइन की गई थी जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इसको हम रामसर कन्वेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईरान की सिटी रामसर में साइन हुई थी, इसलिए हम इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। देन इस 2022 की जो थीम थी, जो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया गया, 2022 की जो थीम थी वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये आपने याद रखना है, आपको पेपर में पूछ लिया जा सकता है। देन इस वेटलैंड डे वाले दिन हमारी इंडिया के अंदर 2 रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं? एक तो गुजरात की है, दैट इज खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन इज एक यूपी की है, बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन दोनों को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। अदरवाइज हमारे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? अब 49 रामसर साइट्स हमारे इंडिया में हैं। तो अगर मैं भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से, उन सारी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक तरह से ग्राउंड का काम करती है, उनकी हैबिटेट का काम करती है। ठीक है, ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरह से उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन द सेम वे जो खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पाई जाती है, इसको भी रामसर साइट में ऐड किया गया है। तो इस सेंचुरी के अंदर भी जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं एक तरह से ये सेंचुरी भी उनके हैबिटेट की तरह बिहेव करती है। तो इसीलिए इन दोनों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और इसीलिए इन दोनों को हमने रामसर वेटलैंड साइट्स की लिस्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर और बहुत सारी रामसर साइट्स हैं। आप एक बार इनको रीड कर लेना, एज सच आपने रट्टा नहीं मारना है इसको, बस
आपने ये याद रखना है कि रिसेंटली कौन सी 2 साइट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स के बारे में, जिसको हम ढोलेस भी कहते हैं, और रिसेंटली ये बहुत सालों बाद अभी जंगलों में दिखे हैं। तो अगर मैं एशियाटिक वाइल्ड डॉग की बात करूं, उसको हम इंडियन वाइल्ड डॉग भी कहते हैं, रेड डॉग भी कहते हैं, व्हिस्टलिंग डॉग भी कहते हैं, माउंटेन वुल्फ भी कहते हैं। आपने इसकी कैटेगरी को याद रखना है कि IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। देन इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आता है, और ये ज़्यादातर कौन से रीजन में पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट और हमारा जो सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट्स है, इंडिया का जो सेंट्रल वाला रीजन है उसके अंदर जितने भी फॉरेस्ट वगैरह हैं उसके अंदर ये जो ढोलेज हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक पर्चर के बारे में। तो रिसेंटली सबसे पहली बार जो शेषचलम हिल्स हैं आंध्र प्रदेश के रीजन में लाई करता है, उनमें ये जो ब्लैक पर्चर है बेसिकली एक ड्रैगन फ्लाई है जो कि शेषचलम के हिल्स में अभी रिसेंटली देखने को मिली थी। देन इज ये जो ड्रैगन फ्लाई है कुछ इस तरह की दिखती है, और ज़्यादातर ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर रहती हैं, ठीक है। जितने भी नेचुरल या फिर मैन मेड पूल्स हैं उनके ऊपर ये मिलती हैं, ठीक है। अगर मैं इसके IUCN स्टेटस की बात करूं तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आती है, बेसिकली बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए अभी लीस्ट कंसर्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो रिसेंटली जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास वाले जितने भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ से जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर यू कैन से जितने भी एनिमल्स और स्पीशीज़ हैं उनका माइग्रेशन हो रहा है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी। तो आपने याद रखना है कि जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला के रीजन में लोकेटेड है। देन इज इसको 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके आसपास और भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कि जो मुदुमलाई है वो तमिलनाडु वाले रीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन इज जो बांदीपुर है वो कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और जो नगर होल है वो आपको केरला वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड वे में देखने को मिलते हैं। तो जो मेन चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है, तो इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है कबिनी रिवर, और ये जो कबिनी रिवर है वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये मेन चीज है, आपने इस चीज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अर्जेंटीना के साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने एंटार्क्टिका रीजन को साफ करने के लिए एक तरीका अपनाया है जिसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। अब एक बार बायो रेमिडिएशन के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। बायो का मतलब होता है लिविंग, और रेमेडी का मतलब होता है किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना। तो बेसिकली जो एंटार्क्टिका वाला रीजन है, ठीक है, जो एंटार्क्टिका वाला रीजन है वहाँ पर जितनी भी पॉल्यूशन है या फिर ऑयल स्पिल्स है या फिर जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं उन सबको साफ करने के लिए यहाँ पे हम बायो को यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कोई लाइफ को यूज़ कर रहे हैं। लाइफ मतलब यहाँ पर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको यूज़ किया जा रहा है ताकि उस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, और अल्टीमेटली वहाँ पे जितनी भी पॉल्यूशन है उसको एक तरह से रिड्यूस किया जा सके। तो आपने याद रखना है कि बायो रेमिडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इन द सेम वे जितने भी आपके कंटेमिनेंट्स होते हैं, जितने भी आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स वे में होते हैं। अगर उन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ दिया जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से तो वो सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे जितनी भी एक तरह से पॉल्यूशन है आप कह सकते हो वो कम हो जाएगी। तो बायो रेमिडिएशन को इन सीटू भी किया जा सकता है या एक्स सीटू भी किया जा सकता है। इन सीटू का मतलब होता है कि जहाँ पर पॉल्यूशन है वहाँ पर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पॉल्यूशन है वहाँ से मटेरियल को इकट्ठा कर लिया जाए और उसको किसी और जगह पे ले जाया जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टैंक्स वगैरह हो जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर डाल दिया जाए, और अल्टीमेटली वो जो पॉल्यूटेंट्स है एक तरह से रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीतास के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो एशियाटिक चीता पाए जाते हैं वो बेसिकली इंडिया के अंदर हो गए हैं एक्सटिंक्ट। अदरवाइज पूरे एशिया के अंदर जो एशियाटिक चीताज हैं वो सिर्फ ईरान वाले रीजन में पाए जाते हैं, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो क्योंकि हमारे इंडिया में ये हो गए हैं एक्सटिंक्ट, तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि हम अफ्रीकन चीता को, हमारे मध्य प्रदेश की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कूनो पालपुर नेशनल पार्क,
तो इस नेशनल पार्क के अंदर हम इन चीतास को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इसीलिए ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। हम इसको कहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे? साउथ अफ्रीका, नामीबिया या फिर बोट्सवाना से। तो यहाँ से हम जो अफ्रीकन चीतास हैं इनको हमारे मध्य प्रदेश की जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर मैं चीतास की बात करूँ तो एक तो आपने उन दोनों का IUCN स्टेटस याद रखना है, अफ्रीकन चीता का भी और एशियाटिक चीता का भी। जो अफ्रीकन चीता है ज़्यादातर अफ्रीका वाले रीजन में पाए जाते हैं, एशियाटिक चीता मैंने आपको बता दिया ज़्यादातर ईरान वाले रीजन में ही रह गए हैं, ठीक है। देन इज जो चीता है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है, दैट मीन्स सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड के ऊपर मैमल है। मैमल मतलब ऐसा एनिमल जिसके मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और वो अपने बच्चों को मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू ही फीड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट चीक मकाक के बारे में। तो रिसेंटली जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाइट चीक मकाक को पाया है। इससे पहले जो वाइट चीक मकाक है यहाँ पर नहीं देखने को मिलता था, वो सिर्फ चाइना में बहुत साल पहले देखने को मिलता था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली अभी देखने को मिला है। अगर मैं वाइट चीक मकाक की बात करूँ तो इनकी जो चीक्स होती हैं थोड़ी थोड़ी वाइट होती हैं, अदरवाइज इनके नेक के ऊपर लॉन्ग और थिक हेयर प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो टेल होती है लंबी लंबी टेल्स होती हैं इनकी, ठीक है। देन इज ये अरुणाचल प्रदेश के अंजौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं और इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो अभी कोई नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इंडिया में क्या पहले भी ये पाए जाते थे, तो इसीलिए हमने इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी भी शेड्यूल के अंदर इनको नहीं डाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज के बारे में। तो रिसेंटली इन बटरफ्लाइज का जो झुंड है वो तमिलनाडु से श्रीलंका अभी माइग्रेट कर रहा था, वहां से वहां वो फ्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर थे। तो अगर मैं क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई की बात करूं तो ये अलग अलग कलर की होती है। बेसिकली एक बटरफ्लाई के अंदर ये सारे कलर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया और क्रिम्सन कलर हो गया, ये थोड़ा सा रेडिश का एक शेड होता है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी देखने को मिला कि ये श्रीलंका को माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से? तमिलनाडु से। ये देखा गया कि इन्होंने 25 किलोमीटर तमिलनाडु से श्रीलंका तक का रास्ता जो है वो एक तरह से ट्रैवल किया है। देन इज अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि ये स्पीशीज जो है और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो श्रीलंका में तो मिलती ही है, वेस्ट बंगाल हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया, अदरवाइज अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इन सारे रीजन्स में ये देखने को मिलती है। आपने इसका IUCN स्टेटस याद रखना है, तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आती है, दैट मीन्स इसकी जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में वही आती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो के बारे में। तो रिसेंटली ये पाया गया कि अभी ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो की अभी पोचिंग हुई है, बेसिकली उनकी अभी हंटिंग करी गई है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको पता होगा कि ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो को हम इंडियन राइनो भी कहते हैं और उनके एक सिंगल हॉर्न पाया जाता है। उनकी जो स्किन होती है वो ग्रेइश कलर की होती है बेसिकली। अदरवाइज जो ग्रेट हॉर्न्ड राइनो है वो और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो असम वाला रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, तो इन सारे रीजन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये असम में पाया जाता है। असम का भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 2400 वन हॉर्न्ड राइनोज हैं वो देखने को मिलते हैं। देन इज आपने इसका IUCN स्टेटस याद रखना है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो उसके शेड्यूल 1 में ये लाई करता है। आपने ग्रेट वन हॉर्न राइनो के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बेसिकली सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अभी फायर हुई थी, फायर इंसिडेंट हुआ था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो आपने याद रखना है कि ये ओडिशा में लाई करता है। देन इज ये एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ओडिशा के मयूरभंज के डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। इवन ये एक एलिफेंट रिजर्व की तरह भी बिहेव करता है, दैट मीन्स यहाँ पर एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। अदरवाइज ये टाइगर रिजर्व कब बना था? 1956 के अंदर। देन इज इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1994 में। और जो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में भी आता है। कब ऐड किया गया था? 2009 के अंदर। अदरवाइज जो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर अलग अलग फॉरेस्ट पाए जा सकते हैं, आप देख सकते हो, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है, जैसे बर्ड्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, टाइगर्स हो गया, ये सारी स्पीशीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानरुति कैश्यूज़ के बारे में। तो तमिलनाडु की एक कैश्यू प्रोसेसर और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है कि अभी हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग चाहिए, किस चीज़ के लिए? पानरुति
कैश्यूज़ के लिए। तो पानरुति एक टाउन है तमिलनाडु का, तो वहाँ के जो कैश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे वो थोड़े से छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैश्यूज़, पर उनकी एक तरह से अलग ही क्वालिटी होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु वाले रीजन में पाए जाते हैं। देन इज़ ये कैश्यू कहाँ पर कल्टीवेट होते हैं? रेड एंड लेटराइट सॉइल में। लेटराइट सॉइल आपको पता ही होगी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर लीचिंग हो जाती है सॉइल की। उस वजह से जो पीछे सॉइल बचती है उसमें जो आयरन ऑक्साइड हो जाता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से इस सॉइल को हम लेटराइट सॉइल कहते हैं और इस सॉइल के ऊपर ही हम इस कैश्यूज़ को कल्टीवेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पानरुति टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए इन्होंने अप्लाई किया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली एक साइंटिफिक स्टडी आई है, उसमें ये पाया गया कि जो मॉथ्स होती हैं वो एक तरह से नाइट पॉलिनेटर्स का काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट पॉलिनेटर्स होते क्या हैं। पॉलिनेटर्स का मतलब होता है कि मान लो ये एक प्लांट है, उसका कोई ये एक फ्लावर है, ठीक है। इन द सेम वे ये दूसरा प्लांट है और उसका ये दूसरा फ्लावर है। अब हमें पता है कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अगर ये मेल फ्लावर है, इन द सेम वे अगर ये फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ से मेल के जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल पार्ट पे एक तरह से ट्रांसफ़र होंगे। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कोई ना कोई एजेंट्स की ज़रूरत होती है। इन द सेम वे ये पाया गया कि जो मॉथ्स हैं वो रात को पॉलिनेशन का काम करते हैं। दैट मीन्स ये मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको फीमेल फ्लावर पर शिफ्ट करने का काम करते हैं। इन द सेम वे जब यहाँ पर पॉलिनेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन होगी और अल्टीमेटली एक नया जो प्लांट है वो बन पाएगा। तो एक तरह से इस साइंटिफिक स्टडी ने ये पाया कि हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर जो पॉलिनेटर्स का काम है वो कौन करते हैं? मॉथ्स करते हैं। और कब करते हैं? रात के समय में। अगर मैं मॉथ्स की बात करूं तो एक तरह से ये क्लास इंसेक्टा के अंदर आते हैं, मतलब इंसेक्ट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है थोड़ी सी डल होती है, इनके कलर्स भी इतने अच्छे नहीं होते, थोड़े डल कलर्स होते हैं। देन इज इन मॉथ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, एडल्ट हो गया। और इसमें से जो लार्वा होता है वो ज़्यादातर प्लांट के ऊपर एक तरह से रहता है और वहाँ से ही अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी कुकुम्बर के बारे में। तो रिसेंटली जो सी कुकुम्बर है उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर अभी लिस्ट किया गया है, ठीक है। अगर मैं सी कुकुम्बर की बात करूं तो ये पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनकी बैकबोन नहीं होती। अलग अलग हम कैटेगराइज करते हैं एनिमल्स को, तो आपने इसकी डेप्थ में नहीं जाना, बस इसको याद रखना है कि ये पानी में रहते हैं। अदरवाइज ये जो पानी का इन्वायरमेंट है उसको साफ रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी ये चीज़ खाते हैं तो वहाँ से ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। और आपको पता ही है कि जहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाएगी वहाँ पर जो कोरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट पे ही जो ज़ूओज़ैंथले हैं वो रिजाइड करते हैं, पॉलिप्स रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओशन वर्ल्ड के अंदर गार्बेज कलेक्टर का काम करते हैं। एक तरह से पानी को साफ रखने में ये मदद करते हैं। देन इज़ रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1000 किलो के जो सी कुकुम्बर्स हैं उनको अभी सीज किया था। तो इनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हो रही थी। तो आप देख सकते हो क्योंकि इनकी इंटरनेशनल स्मगलिंग वगैरह हो रही थी, तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने इसका जो IUCN स्टेटस है वो याद रखना है। इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे ब्राउन सी कुकुम्बर हो गया, ब्लैक स्पॉटेड सी कुकुम्बर हो गया, ब्लू सी कुकुम्बर हो गया। तो इनकी जो IUCN स्टेटस है वो आपने याद रखना है। इंडेंजर्ड कैटेगरी, लीस्ट कंसर्न और डाटा डेफिशिएंट रिस्पेक्टिवली। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो वियतनाम और सर्दर्न चाइना वाला रीजन है वहाँ पर ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। अदरवाइज जो क्रोकोडाइल है उसकी 23 और स्पीशीज़ हैं जो अभी देखने को हमें मिलती हैं। हमारे इंडिया के अंदर 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दूसरा है मगर क्रोकोडाइल और तीसरा है घड़ियाल्स। तो इनके सबके IUCN स्टेटस आपको याद होने चाहिए। जैसे कि जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। ऐसे ही उसका जो साइट्स का स्टेटस है दैट इज़ अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में लाई करता है। इन द सेम वे मगर क्रोकोडाइल का जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल और घड़ियाल का जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए आपने कुछ और चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये ज़्यादातर जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उसमें पाए जाते हैं। इन द सेम वे जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क हो गया उड़ीसा का, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया और सुंदरबंस हो गया वेस्ट बंगाल का, तो इन रीजन्स में ये पाए जाते हैं। देन इज़ हमारे इंडिया के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, इन सारी कंट्रीज़ में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजाजा लेक के बारे में। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो लेक है वो
बैरन डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर मैं रजाजा लेक के बारे में बात करूं तो ये इराक वाले रीजन में पाई जाती है और ये इराक की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। और फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक थरथर। ठीक है, इसके बारे में आपने याद रखना है। देन इज ये जो लेक है ये एक सॉल्ट लेक है, इसको हम अरेबिक में लेक मिलहै बी बोलते हैं। इस लेक का इस कंट्री में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, जैसे कि जो यूफ्रेटस रिवर है उसमें जब फ्लड्स वगैरह आती थी तो उसको कंट्रोल करने में इस लेक का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था। इन द सेम वे जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो तो उस टाइम पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए लोग इस लेक पे आते थे और ये टूरिस्ट पर्पसेस के लिए भी ये लेक यूज़ होती थी। लेकिन अभी ये बैरन डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो आपने इस लेक के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में लाई करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने याद रखना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आपके जितने भी इन्वायरमेंट के जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन के जो करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे फटाफट से, ताकि आपके पेपर से पहले हम हर एक चीज़ कवर कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।